हेलो। ये वीडियो सिर्फ एपीओ का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम है कृतिका आचार्य और जैसा कि आप सबको पता है 19 जैन 2025 को न्यू ईयर में हमारा है एपीओ का एग्ज़ाम। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह और हम जल्दी से बस रिवीजन कर रहे हैं इस एक्ट का, जो भी मैंने पढ़ा है या जो भी आपने पढ़ा है उसका। तो सबसे पहले मैं इस एपीओ के एग्ज़ाम का सिलेबस का प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, जो सबसे छोटा एक्ट है, वो ले रही हूँ ताकि मतलब मुझे भी और आपको भी थोड़ा सा जो हमारा कॉन्फिडेंस हो वो लेवल अप हो और हमें और अच्छी इंस्पिरेशंस मिले। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 हमें रैपिड रिवीजन करना है। सबसे पहले ये एक्ट बना था 1958 में, एक्ट नंबर है 20, ये याद रखना, और डेट इसकी है 16 मई 1958। ठीक है। और इसमें जो सेक्शन सारे प्री में हम वही करेंगे, तो सेक्शन सारे 1, सेक्शन 2, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10, बस यही सेक्शंस हमें पूरे अच्छे से रट्टे मारने के। हम इसमें अगर इसमें से 2-3 क्वेश्चन भी आए तो वो हमारे कहीं पे भी गलत नहीं होने चाहिए। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन ऑन आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। ये एक्ट है ऑफेंडर्स को प्रोवाइड करवाने के लिए क्या कि वो प्रोबेशन पर रिलीज किए जा सके या फिर एडमोनिशन पर मतलब प्रोबेशन पर उन्हें एक टाइम पीरियड दे दें कि आप इतने समय तक रिलीज हो सकते हो, या फिर एडमोनिशन मतलब उन्हें डांट कर कि अब आप आगे से ये ऑफेंस नहीं करोगे, ऐसा करके ऑफेंडर्स को रिलीज करना। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो ऑफेंडर्स को सजा देना नहीं है, अपराध को खत्म करना है, उनको सुधारना है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी है ये। ठीक है। तो सेक्शन 1 हम जल्दी से करते हैं। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। इसका सब सेक्शन 2 ये कहता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, और ये जो एक्ट है वो पूरे इंडिया में लागू होगा। सब सेक्शन 3 कहता है it shall came into force in a state on such date as the state government may by notification in the official gazette appointment एंड डिफरेंट डेट्स। मतलब ये कह रहा है कि जो स्टेट में जहाँ पे भी लागू करना है उस स्टेट गवर्नमेंट जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेगी उस डेट से ही लागू होगा। और अब आप इस एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारे राजस्थान में ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट कब से लागू हुआ है, तो इसकी डेट है 1 अक्टूबर 1962। ये आप अपने एक्ट में लिख लीजिए। ठीक है। फिर है सेक्शन 1 पूरा हो गया, टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। ए में है कोड। कोड का मतलब क्या होगा? कोड का मतलब जहाँ पे भी जो भी इस एक्ट में जहाँ पे भी कोड लिखा हुआ आएगा उसका मतलब हमें लेना है सीआरपीसी से, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। सब सेक्शन बी कह रहा है प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा? तो ये कह रहा है कि मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर और रिकॉग्नाइज एज सच अंडर सेक्शन 13। जो भी सेक्शन 13 में अपॉइंटेड होगा प्रोबेशन ऑफिसर की जगह, वही प्रोबेशन ऑफिसर होगा। मतलब अभी सब सेक्शन 13 नहीं पढ़ना क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो प्रोबेशन ऑफिसर हमें याद रखना कौन होगा, तो सेक्शन 13 में जिसकी डेफिनेशन दी हुई है। सब सेक्शन सी कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब यहाँ पे होगा रूल्स। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाई रूल्स। डी कह रहा है वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। कोई भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन से जो इस एक्ट में यूज हुआ है लेकिन वो डिफाइन नहीं है, तो वो हम कहाँ से लेंगे? सीआरपीसी से लेंगे। जैसे विक्टिम है तो विक्टिम या फिर किसी का भी ऑफेंस है उसकी डेफिनेशन इसमें नहीं है, तो हम सीआरपीसी के एक्ट से लेंगे। सेक्शन फिर आ रहा है सीधा 1, 2 के बाद 6, तो हमें सीधा 6 ही पढ़ना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर ऑफ एज। ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है इम्प्रिजनमेंट पर। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इम्प्रिजनमेंट पर रिस्ट्रिक्शन कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, तो सेक्शन 6 है इसका आंसर। ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर ऑफ एज। जो भी ऑफेंडर्स है जो 21 ईयर से कम है, जिसकी एज अभी 21 ईयर नहीं हुई है, वो ऑफेंडर है तो उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं देगा कोर्ट। व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी। अगर कभी भी 21 ईयर से जो कम का है वो अगर फाउंड गिल्टी होता है ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। जो किससे पनिशेबल है? सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से, बट नॉट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट एलआई से जो पनिशेबल नहीं है, मतलब जो सिंपल या रिग्रेस कौन सा भी इम्प्रिजनमेंट है उससे अगर वो पनिशेबल है तो कोर्ट क्या करेगा? उसको पनिशेबल नहीं करेगा इम्प्रिजनमेंट के लिए। द कोर्ट बाई विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी शैल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट। उससे सेंटेंस नहीं देगा इम्प्रिजनमेंट का अनलेस इट इज सेटिस्फाइड। कब तक नहीं देगा? जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाए। हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। पहला सर्कमस्टांस ऑफ द केस, केस की परिस्थितियों को देखेगा। इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस। ऑफेंस का नेचर कैसा, हीनियस है, पेटी ऑफेंस है या फिर सीरियस ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। और ऑफेंडर का कैरेक्टर कैसा है, क्या उसे प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है या फिर वो आदतन है ऐसा कि ऐसे वो ऑफेंस करता रहे। इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील विद हिम अंडर सेक्शन 3 और 4। और सेक्शन 3 और 4 पर
हम उसको एडमोनिशन पर या प्रोबेशन पर नहीं छोड़ सकते, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसे सेंटेंस दे सकता है। अगर ये सब परिस्थितियों को देखने के बाद कोर्ट उसे क्या कर सकता है, सेंटेंस दे सकता है। और इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन फॉर डूइंग सो, और कोर्ट क्या करेगा, अपने रीजंस को रिकॉर्ड करेगा। शैल है मतलब करेगा ही, कि वो क्यों इसे इम्प्रिजनमेंट दे रहा है, क्या क्या उसने किया है। तो हमने बस ये बातें याद रखनी, इसके की पॉइंट्स हमें याद करना है कि पहले वो इम्प्रिजनमेंट से होना चाहिए पनिशेबल, लेकिन कौन सा नहीं होना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फिर उसका क्या क्या देखेगा कोर्ट, सर्कमस्टांस ऑफ द केस, परिस्थिति देखेगा केस की, नेचर ऑफ द केस, ऑफेंस की प्रकृति देखेगा, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, और ऑफेंडर का क्या, जो अपराधी है उसका क्या देखेगा, व्यक्तित्व देखेगा या व्यवहार देखेगा, जो भी है। और सेक्शन 3 और 4 में उसे नहीं छोड़ सकता, तो वो क्या करेगा, उसे सेंटेंस दे देगा, और नहीं तो नहीं देगा। और अगर दे रहा है सेंटेंस तो क्या करेगा, रिकॉर्ड्स इट्स रीजन फॉर डूइंग सो, वो अपने रिकॉर्ड राइटिंग में लिखेगा। सब सेक्शन 2 कहता है 6 का, फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4, अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए क्या उपधारा 1 और निर्दिष्ट किसी अपराधी से धारा 3 या 4 के अधीन व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा। मतलब ये देखेगा कि कोर्ट उसे 3 और 4 में नहीं छोड़ सकती, तो क्या करेगा, शैल कॉल फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोबेशन ऑफिसर, जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसकी रिपोर्ट मंगवाएगा। एंड कंसिडर द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को क्या करेगा, कंसिडर करेगा। इफ एनी एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इट टू रिलेटिंग टू द कैरेक्टर, फिजिकल, मेंटल कंडीशन, और जो रिपोर्ट मंगाई है प्रोबेशन ऑफिसर से, उसमें देखेगा कि कैरेक्टर कैसा है उसका, या फिजिकल और मेंटल कंडीशंस कैसी है। ये सब देखने के बाद ही उसे क्या करेगा, सेंटेंस देगा, या फिर उसे सेंटेंस नहीं देगा। तो सामान्य नियम यह है कि कोर्ट है जो 21 साल से जो कम का अपराधी है उससे कभी भी इम्प्रिजनमेंट नहीं देगा, अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है तो। और उसमें क्या क्या देखेगा, सर्कमस्टांसेस देखेगा, कैरेक्टर देखेगा, और क्या देखेगा, नेचर देखेगा। और अगर वो दे रहा है तो वो क्या करेगा, अपने रीजंस को रिकॉर्ड करेगा। और किस पे, पुलिस रिपोर्ट की, जो प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उसको कंसिडर करके वो अपना डिसीजन लेगा। सेक्शन 7, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना। जो भी प्रोबेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है, किसमें, 6 के सब सेक्शन 2 में जो अपन ने अभी पढ़ी है, और 4 के सब सेक्शन 2 में जो प्रोबेशन दे रहे हैं उसमें, तो जो भी रिपोर्ट दी है, मतलब आपको यही याद रखना है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है वो हमेशा क्या होगी, कॉन्फिडेंशियल का मतलब है गोपनीय होगी, वो किसी को भी बताई नहीं जाएगी, बस कोर्ट ही उसे देखेगा। प्रोवाइडेड, लेकिन इसमें परंतु दिया हुआ है, न्यायालय यदि ठीक समझता है तो उसका सार अपराधी को संसूचित कर सकेगा। अगर न्यायालय ठीक समझता है तो जो ऑफेंडर है बस उसी को ही, जो उसका सब्सटेंस है वो उसको बता सकेगा, और उसे ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा, और जैसा रिपोर्ट में कथित विषय में सुसंगत है। वो क्यों देगा, कि भाई तुम्हें अगर कोई भी एविडेंस देना है तो उसकी अपॉर्चुनिटी देगा कि चलो तुम इसको देख लो, और अब तुम्हें कुछ एविडेंस देना है ताकि तुम बच सको, तो सिर्फ ऑफेंडर को ही बताएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई जो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल तो है, लेकिन किस किस को दिखा सकते हैं, पुलिस ऑफिसर को, क्लाइंट्स को, या एडवोकेट्स को, या ऑफेंडर को, तो हमें लिखना है ऑफेंडर। सेक्शन 9, 7 के बाद सीधा 9 में आ जाओ। प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ बॉन्ड, बंद पत्र की शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में प्रक्रिया। जो सेक्शन 4 है उसमें ये देखा है कि भाई जो प्रोबेशन ऑफिसर ऑफेंडर है उसको हम प्रोबेशन पे छोड़ रहे हैं, ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पर, अगर और उससे बॉन्ड भरवा रहे हैं, लेकिन अगर उसने जो बॉन्ड भरा है उसमें अगर कुछ उसने गलती कर दी, या फिर उसकी जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं किया, उसने कुछ चालाकी की है, कुछ भी किया है, तो हम फिर क्या करेंगे उसके साथ, कोर्ट क्या करेगा। इफ द कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर, कोई भी ऑफेंडर के रिस्पेक्ट में सेक्शन 4 में जो प्रोबेशन ऑर्डर जो जारी किया है कोर्ट ने, एनी कोर्ट विच कुड हैव डील्ड विद, या ऐसा कोई कोर्ट जो उसको जारी कर सकता था, मतलब जो कोई उसको ज्यूरिस्डिक्शन था, कोई भी ऐसा कोर्ट जिसने जारी किया या फिर जिसको ज्यूरिस्डिक्शन था, वो क्या कर सकता है, हैज़ रीजन टू बिलीव ऑन द रिपोर्ट ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर, उसे विश्वास करने का कारण है किस पर, प्रोबेशन ऑफिसर की उसने रिपोर्ट पढ़ी, और उसमें रिपोर्ट में ये देखा कि दैट द ऑफेंडर हैज़ फेल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन, जो ऑफेंडर था वो फेल हो चुका है क्या करने में, जो कंडीशन थी उसको फुलफिल करने में, ऑफ द बॉन्ड, और बॉन्ड एंटर्ड इनटू बाय हिम, बॉन्ड की जो कंडीशन थी उसको उसने फुलफिल नहीं किया है, तो कोर्ट क्या कर सकेगा, इट मे इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट, मे लिखा हुआ है डिस्क्रिशनरी है, वो क्या कर सकेगा, उसके अरेस्ट के लिए एक वारंट जारी कर सकेगा, और या फिर इशू अ समन, उसके खिलाफ समन जारी कर सकेगा, या उसके श्योरिटीज़ के खिलाफ, इशू अ समन टू हिम एंड हिज श्योरिटीज़, उसके या उसके खिलाफ उसके श्योरिटीज़ के खिलाफ समन जारी कर सकेगा, या फिर उसके अरेस्ट के लिए वारंट जारी कर सकेगा, ठीक है। अब सब सेक्शन 2 कहता है द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज सो ब्रॉट,
ऐसा कोर्ट जिसके सामने ऑफेंडर लाया गया है कि भैया आपने ब्रीच किए कंडीशंस, और अपीयर्स में एदर रिमांड हिम टू कस्टडी अंटिल द केस इज कॉन्क्लूडेड, जब तक केस कॉन्क्लूडेड नहीं हो जाए, पता नहीं चल जाए कि भाई इसने ब्रीच की है क्या कंडीशन, तब तक उसे क्या कर सकेगा, रिमांड कर सकेगा, कस्टडी में रख सकेगा, और इट मे ग्रांट हिम बेल, या फिर उसे बेल दे देगा, requiring him or them to attend before it at such time as may be specified in the summon। बेल इसी शर्त पर देगा कि जब भी स्पेसिफाइड समन में जो टाइम स्पेसिफाई किया कि तुम इस दिन कोर्ट में आओगे, तो तुम अगर उस दिन आते हो तो हम तुम्हें बेल दे देंगे। ठीक है, तो वो क्या कर सकेगा, अगर उसने ब्रीच की है तो वारंट फॉर हिज अरेस्ट, ऑफेंडर के लिए अरेस्ट का वारंट निकालेंगे, इशू समन, उसके खिलाफ समन निकालेंगे, उसके या उसकी श्योरिटीज के खिलाफ। सब सेक्शन 2 9 का हमने सब सेक्शन 1 पढ़ लिया, 9 का सब सेक्शन 2, द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज सो ब्रॉट और अपीयर में एदर रिमांड हिम टू कस्टडी, ये तो हमने पढ़ लिया। सब सेक्शन 3, इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस, if the court after hearing the case is satisfied that the offender has failed to observe any of the condition of the bond or bond entered into by him, कोर्ट को पता चल ये लगता है केस हियरिंग करने के बाद और सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई उसने फेल किए कंडीशंस, ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकेगा, इट में, या फिर वापस क्या आ गया, में आ गया। पहला, सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, कोर्ट को ये पता चल गया कि उसने ब्रीच की है कंडीशन, सबसे पहले वो क्या करेगा, उसके जो उसने ओरिजिनल ऑफेंस किया था उसके लिए जो सेंटेंस है वो उसको देंगे। वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, और अगर उसने पहली बार ये फेलियर किया है, बॉन्ड का जो कंडीशन थी उसे फुलफिल करने में वो फेल पहली बार हुआ है, तो उसे 50 रुपीज़ का पेनल्टी लगाएंगे, 50 रुपीज़ से ज़्यादा वो पेनल्टी नहीं होगी। तो इसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले ओरिजिनल ऑफेंस के लिए वो क्या कर सकेगा, उसे दंडित कर सकेगा, और पहली बार कन्विक्शन हुआ है तो उसे 50 रुपीज़ की पेनल्टी लगाएंगे। और सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर उसने 50 रुपये भी नहीं दिए कोर्ट में, तो उसे जो ओरिजिनल ऑफेंस का पनिशमेंट, जो भी उसने चोरी की है या कुछ भी की, जो उसका पनिशमेंट है, जैसे चोरी की है तो उसकी 3 साल सजा है, तो उसे 3 साल की सजा ही मिलेगी, उसे अब वापस उस पर छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो 9 का हम वापस देख रहे थे। 9 ये कह रहा है कि कोर्ट को कभी भी ये लगता है, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पर रीजन टू बिलीव है कि कोई भी जो ऑफेंडर है उसने ब्रीच किया है कोई भी बॉन्ड को, तो वो उसके खिलाफ अरेस्ट का वारंट जारी कर सकेगा और समन जारी कर सकेगा, और उसकी श्योरिटीज़ के खिलाफ भी समन जारी कर सकेगा। फिर कोर्ट में जब तक वो आता है और कस्टडी जब तक कोर्ट में आया है और जब तक उसका केस चालू है तब तक वो उसे रिमांड कर सकते हैं कस्टडी में, या फिर उसे बेल दे सकते हैं कि भाई तुम इस दिन कोर्ट में आ जाना। ठीक है, फिर कोर्ट को लास्ट में ये पता चलता है कि हाँ उसने सच में ब्रीच की है कंडीशंस को, तो वो सबसे पहले उस पर क्या करेगा, ओरिजिनल ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट है वो देगा, और फेलियर फर्स्ट टाइम हुआ तो 50 रुपीज़ उसे पेनल्टी लगेगी, और वो 50 रुपीज़ भी नहीं देता तो जो ओरिजिनल ऑफेंस है उसकी जो पनिशमेंट है वो उसको दे देगा। सेक्शन 10, प्रोविजन एज टू श्योरिटीज़, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन ये कह रहा है कि जो श्योरिटीज़ है या फिर जो बॉन्ड्स है उस पर किसके प्रोविजंस लगेंगे। CRPC कोड दिया हुआ इसमें ऑफ कोड, तो जो CRPC के सेक्शन है कौन से, 122, 126, 126A, 406A, 514, 514A, 514B, 515, जो CRPC के सेक्शन है वह किस पे लागू होंगे, बॉन्ड एंड श्योरिटीज़, जो भी इस एक्ट में बॉन्ड एंड श्योरिटीज़ जहाँ पे आएंगे उस पर किसके प्रोविजंस लागू होंगे, CRPC के इन सेक्शंस की। तो अभी हो गए 13 मिनट, और 13 मिनट में हमने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो हमारे पेपर में आ रहा है और इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें ये अच्छे से याद होना चाहिए कि हमारे ये 2-3 क्वेश्चन खत्म क्या 2-3 क्वेश्चन क्या नहीं हो, गलत नहीं हो। तो हम इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है 1958, और एक्ट कौन सा है, ये 20, 1958 का एक्ट नंबर है 20। बना कब था, 16 मई 1958। राजस्थान में लागू कब हुआ, 1 अक्टूबर 1962। ये आपको पहले हेडिंग से इसकी याद होनी चाहिए। फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑफेंडर को प्रोबेशन पर छोड़ना या फिर एडमोनिशन पर छोड़ना। सेक्शन 1 इसका कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। एक्सटेंट का है होल ऑफ इंडिया में, और कमेंसमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगी, जिस दिन से स्टेट में लागू होगा उसी दिन से स्टेट में लागू होगा। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। डेफिनेशन में ए में दिया हुआ है कोर्ट, कोर्ट का मतलब होगा CRPC। बी में दिया हुआ है प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर वही होगा जो सेक्शन 13 में अपॉइंट होगा। सी में दिया हुआ है प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होगा रूल्स। और डी में दिया हुआ है वर्ड एंड एक्सप्रेशन। कौन से वर्ड एंड एक्सप्रेशन अगर इसमें डिफाइन नहीं हुए तो कहाँ से यूज लेंगे हम, CRPC में। CRPC में जो डेफिनेशन ली हुई है वो हमें देखनी है। फिर सीधा सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 है इम्प्रिजनमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। कौन, किसके ऊपर, जो 21 ईयर से कम है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर। कोर्ट को जब भी ये लगता है कि कोर्ट के सामने अगर कोई भी ऑफेंडर आया और वो 21 साल से कम है और उसे इम्प्रिजनमेंट से दंड नहीं है वो, ठीक है, लेकिन वो अगर LI से लाइफ इम्प्रिजनमेंट से उसे पनिशेबल नहीं है तो कोर्ट
सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, केस की सर्कमस्टांस देखेगी, परिस्थिति देखेगी, ऑफेंस नेचर ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस की प्रकृति देखेगी, अपराध की प्रकृति देखेगी, और कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर का कैरेक्टर देखेगी। मतलब सी एंड सी सर्कमस्टांसेस एंड नेचर, और सी क्या देखेगी, कैरेक्टर देखेगी। ये आपको याद रखना है। तो वो उसे क्या करेगा, 21 साल से कम है तो उसे इम्प्रिजनमेंट नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो देता है इम्प्रिजनमेंट। और सेक्शन 3 और 4 में वो प्रोबेशन या एडमोनिशमेंट पर नहीं छोड़ता है, तो वो अपने रीजंस को रिकॉर्ड करेगा कि मैं इस कारण से इसे क्या कर रहा हूँ, सजा दे रहा हूँ। फिर सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो भी अगर वो दे रहा है तो वो किस पे होगा, प्रोबेशन ऑफेंडर की रिपोर्ट, प्रोबेशन ऑफिसर है जो, उसकी रिपोर्ट पर ही सारा होगा। ठीक है। फिर सेक्शन 7 में है कि रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, जो रिपोर्ट है प्रोबेशन ऑफिसर की वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल होगी, मतलब गोपनीय होगी, वो किसी को भी बताई नहीं जाएगी। लेकिन किसको बता जा सकती है, ये प्रोविजो में दिया हुआ है, सिर्फ ऑफेंडर को बताई जा सकती है कि उसे अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना एविडेंस प्रोड्यूस कर सके। सेक्शन 9 है प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ बॉन्ड। अगर कोई भी ऑफेंडर है जो बॉन्ड की कंडीशन को फुलफिल करने में फेल हो गया है, तो उस पर कोर्ट क्या करेगी। कोर्ट सबसे पहले ये बताया कि प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पर अगर कोर्ट को रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण है कि ऑफेंडर है उसने कोई भी ब्रीच की है कंडीशन को, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, वारंट फॉर हिज अरेस्ट, उसके अरेस्ट के लिए वारंट निकलवाएगी। इशू अ समन टू हिम एंड हिज श्योरिटीज, उसके और उसके लिए श्योरिटीज, उसकी श्योरिटीज के लिए समन निकलवाएगी। ठीक है। फिर जब ऑफेंडर कोर्ट के सामने लाया जाता है, जब तक केस कंक्लूड नहीं, खत्म नहीं हो जाता है, निश्चय नहीं निकल जाता है, तब तक उसे क्या कर सकता है, रिमांड हिम इन कस्टडी, उसे कस्टडी में रखेंगे या फिर उसे बेल पर छोड़ देंगे। फिर सब सेक्शन 3 ये कहता है कि कोर्ट को सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ उसने फेल की है कंडीशन, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जो उसे ओरिजिनल ऑफेंस है उसके लिए पनिशेबल, जो भी उसे पनिशमेंट दी हुई है उसके लिए पनिशेबल करेगा। वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो अगर फेलियर किया उसने, वो फर्स्ट टाइम है, पहली बार उसने कोई गलती की है, तो उसके ऊपर 50 रुपीज़ का क्या करेगा, पेनल्टी लगाएगा। और अगर वो पेनल्टी देने में भी फेल हो जाता है, उसने 50 रुपये भी नहीं दिए, तो वो उसे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। सेक्शन 10 ये कहता है प्रोविजन एज टू श्योरिटीज, सीआरपी से जो ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, इसमें जो बॉन्ड्स और श्योरिटीज है उस पर किसके प्रोविजंस लागूंगे, तो सीआरपीसी के लागूंगे। सीआरपीसी कौन से सेक्शन के, 122, 126, 126A, 406A, 514, 514A, 514B और 515, तो ये सेक्शंस होंगे वो बॉन्ड एंड श्योरिटीज पे लागू होंगे। तो हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पूरा हो गया है। और कोई भी अगर आपको इसमें इस वीडियो में सुधार किया, कोई भी गलती लगे तो गलती इग्नोर कर देना, और कोई भी अगर और कुछ बताना हो तो वो आप मुझे बता सकते हो। और ऐसे ही अगर, और एक और बात, इसके बाद जो भी एक्ट करना है तो आप सब कमेंट कर देना कि अगला एक्ट कौन सा करवाना है, तो जिसका जो ज़्यादा होगा, मैं जैसे छोटा एक्ट ही करेंगे सबसे पहले, पॉक्सो या फिर एग्जामिनेशन एक्ट, तो आप बता देना कि कौन सा एक्ट करेंगे हम साथ में। ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का एक्ट है, इसकी टेस्ट सीरीज़ है एक, ठीक है। तो मैं उसके क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं खुद ने, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।